बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, आज के इस सेशन में मैं धन विधेयक के बारे में चर्चा करूंगा, मनी बिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर आरओ के लिए। आरओ की परीक्षा में विधेयक से संबंधित जो सवाल बन सकते हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धन विधेयक है। तो केंद्र में हम लोग धन विधेयक की चर्चा करेंगे। धन विधेयक की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 110 में दी गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक के मामले दिए गए हैं कि यानी कौन कौन से मामले मनी बिल में आएंगे, कौन कौन से मामले धन विधेयक में आएंगे, और आर्टिकल 110 में क्या है, मेंशन है। यदि आप मैटर ऑफ बिल की बात करते हैं यानी विधेयक के प्रकार की बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि 3 प्रकार के बिल आपको नजर आते हैं। एक आपको नजर आता है ऑर्डिनरी बिल, जिसे आप कहते हैं साधारण विधेयक। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। और एक बिल होता है जिसे कहते हैं फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक। जो वित्तीय मामलों से संबंधित विधेयक होता है उसे हम वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल कहते हैं। वित्त विधेयक के अलग अलग प्रकार होते हैं। अलग अलग प्रकारों में एक विधेयक आपका होता है जिसे आप कहते हैं धन विधेयक। दूसरा इसी में होता है वित्त विधेयक श्रेणी 1 यानी फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 यानी वित्त विधेयक श्रेणी 1। ठीक है, वित्त विधेयक श्रेणी 1। और इसी में एक विधेयक होता है जिसे कहते हैं वित्त विधेयक श्रेणी 2। ये आर्टिकल 117 का कॉन्सेप्ट है। वित्त विधेयक श्रेणी 1 और वित्त विधेयक श्रेणी 2, ये तीन के तीनों कैसे विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं। ठीक है, और अगला आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसे आप कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जो संविधान संशोधन करने के लिए लाए जाते हैं अनुच्छेद 368 के तहत। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे विधेयक जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए लाए जाएं उन्हें हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं, राइट। और संविधान संशोधन के अलावा वित्तीय मामलों से संबंधित जो विधेयक हैं वो वित्त विधेयक हैं, और इसके 3 प्रकार हैं, जिसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो धन विधेयक के बारे में देखेंगे। बाकी सेपरेट वीडियो में बाकी विधेयकों के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। इनके अलावा वित्तीय मामलों और संविधान संशोधन के अलावा जितने भी मामले बनते हैं सारे के सारे मामले साधारण विधेयक की श्रेणी में आते हैं यानी ऑर्डिनरी बिल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो आर्टिकल 110 में धन विधेयक दिया गया है। धन विधेयक के पारित होने की जो प्रक्रिया है और धन विधेयक से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं पर आज चर्चा होगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का स्पीकर करता है। पहला सवाल, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के स्पीकर को यह शक्ति दी गई है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका वो निर्धारण करता है। धन विधेयक कैसे पारित होता है, तो धन विधेयक की जो पारित होने की प्रक्रिया है यानी जो प्रोसीजर है धन विधेयक के पास होने का, वो कहाँ है, वो आर्टिकल 109 में है, अनुच्छेद 109 में है। और परिभाषा और मामले कहाँ दिए गए हैं, 110 में दिए गए हैं। ठीक है, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे धन विधेयक पारित होता है, तो समझिएगा, कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। धन विधेयक सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लिए बगैर धन विधेयक को किसी भी सदन में आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, यानी सदन में ला सकते हैं। और किसी भी सदन का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है, सिर्फ लोकसभा में। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेंगे। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद इसे कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, यानी सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा। और अगर लोकसभा में ये पारित हो गया, देन राज्यसभा, क्या राज्यसभा धन विधेयक को अमेंड कर सकती है क्या राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है? जी नहीं मेरे भाइयों, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती। क्या राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है? जी नहीं, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। क्या राज्यसभा लोकसभा को संशोधन के लिए प्रपोज कर सकती है? जी हाँ, संशोधन की सिफारिश कर सकती है, लोकसभा को संशोधन के लिए प्रपोज कर सकती है। लेकिन आप जानते हैं ना, प्रपोजल तो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है, और हमें विचारों में लोकतांत्रिक होना चाहिए। सामने वाले ने अगर प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो हमें मान लेना चाहिए। सामने वाले के ऊपर प्रपोजल निर्भर करता है, ये नहीं कि नस काट लो, है ना, हाँ कूद जाओ खिड़की से। तो खैर, राज्यसभा ना तो धन विधेयक को संशोधित कर सकती है ना रिजेक्ट कर सकती है, बल्कि संशोधन की सिफारिश कर सकती है, संशोधन के लिए प्रपोज कर सकती है लोकसभा को। और लोकसभा चाहे तो माने और चाहे तो ना माने, यानी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है प्रपोजल, चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो ना एक्सेप्ट करे। कहने का अर्थ ये है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के द्वारा यदि कोई संशोधन की सिफारिश की गई है तो वो लोकसभा चाहे तो माने और चाहे तो ना माने। ठीक है, और राज्यसभा किसी विधेयक को अपने यहाँ सिर्फ 14 डेज तक होल्ड कर सकती है, यानी 14 दिनों तक होल्ड कर सकती है। 14 दिन के बाद, 14 दिन बाद यह स्वतः पारित मान लिया जाएगा, यानी 14 दिन बाद ये सेल्फ पास मान लिया जाएगा, स्वतः पारित मान लिया जाएगा 14 दिन के बाद। ठीक है,
और किसके पास पहुंचेगा, राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा और सिग्नेचर करने के बाद क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, यानी कानून बन जाएगा। क्लियर है बात। तो राज्यसभा धन विधेयक के मामलों में गौड़ सदन है। राज्यसभा धन विधेयक के मामलों में गौड़ सदन है, यानी शून्य सदन है। राज्यसभा की शक्तियां धन विधेयक के मामले में कम है, इसीलिए अनुच्छेद 110 को लोकसभा की पावर भी कहा जाता है। देखो क्या क्या सवाल बनते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपके यहाँ बन सकता है फैक्चुअल दृष्टिकोण से, धन विधेयक की परिभाषा और मामले 110 में दिए गए हैं। धन विधेयक को पारित होने की प्रक्रिया 109 में है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा मजबूत सदन है और राज्यसभा कमजोर सदन है। राज्यसभा धन विधेयक को रिजेक्ट नहीं कर सकती है, संशोधित नहीं कर सकती है, संशोधन की सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को अपने यहाँ सिर्फ 14 डेज तक होल्ड कर सकती है, सिर्फ 14 दिनों तक होल्ड कर सकती है। 14 दिन के बाद वो सेल्फ पास मान लिया जाएगा, यानी स्वतः पारित मान लिया जाएगा 14 दिनों के बाद। तो ये सवाल बनते हैं। और दूसरी बात, धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्धारण लोकसभा का स्पीकर करता है। और धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में आएगा, इससे आप राज्यसभा में नहीं ला सकते हैं। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में लाएंगे, इससे आप राज्यसभा में नहीं ला सकते हैं। आपके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि आप कह रहे हैं कि धन विधेयक के जो मामले हैं तो कौन से मामले इसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे मामले 110 में जो मामले लिखे गए हैं उसमें किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, यानी किसी टैक्स को इम्पोज करना, उसमें चेंजेस करना, उसको रेगुलेट करना, कम करना, ठीक है, ये 110 के मामले में आता है। भारत सरकार धन उधार भी लेती है, तो यानी बोरोइंग से संबंधित अगर कोई नियम बनाना है, कोई विधि बनानी है तो वो भी इसमें आएगा। संचित निधि भारत सरकार का जो मेन झोला होता है, यानी भारत सरकार को टैक्स, नॉन टैक्स और बोरोइंग, यानी कर, गैर कर और उधार से जो भी पैसा प्राप्त होता है वो संचित निधि में प्राप्त होता है, संचित निधि में जाता है। आकस्मिक निधि विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए, आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक निधि का गठन संसद के द्वारा किया जाता है कि इसमें हम कुछ पैसा रिजर्व करके रखते हैं, जरूरत पड़ने पर खर्च करते हैं और बाद में फिर संचित निधि से निकाल के डाल देते हैं। तो संचित निधि आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ठीक है। संचित निधि से धन का विनियोग यानी धन बाहर करना, किसी भी खर्चे को संचित निधि पर भारित खर्चा घोषित करना। संचित निधि पर भारित खर्चा, आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा। देखो हमारे भारत देश में भारत सरकार को जो भी पैसा प्राप्त होता है वो संचित निधि में जाता है, टैक्स, नॉन टैक्स से और उधार से। अब संचित निधि से दो तरह के खर्चे होते हैं। एक नॉर्मल खर्चा, नॉर्मल खर्चे पर सदन को मतदान करने का अधिकार है, यानी नॉर्मल खर्चे पर लोकसभा को मतदान करने का अधिकार है। यानी नॉर्मल खर्चा, जैसे रेलवे के लिए 100 करोड़ रुपए बजट में रखे गए, वो नॉर्मल खर्चा है, उस पर लोकसभा को मतदान करने का अधिकार है। वो खर्चा कम हो सकता है क्योंकि वो वोट करेगा तो वो कम भी कर सकता है वोटिंग करके। लेकिन एक खर्चा होता है जिसे कहते हैं संचित निधि पर भारित व्यय, चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। संचित निधि पर जो भारित व्यय होते हैं उन व्ययों पर मतदान का अधिकार लोकसभा का नहीं होता है, अर्थात उन खर्चों को कम नहीं किया जा सकता। तो आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा कि ये खर्चे कैसे खर्चे हैं। तो ऐसे पद या ऐसी संस्था जिसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होता है, उनके खर्चों को संचित निधि पर भारित बना देते हैं, जैसे कि वो स्वतंत्र हैं। जैसे सीएजी के खर्चे, वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के खर्चे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी अलाउंसेस, वेतन भत्ते, उसको संचित निधि पर भारित कर दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का खर्चा संचित निधि पर भारित रहेगा तो सदन मतदान नहीं कर पाएगा, मतदान नहीं होगा तो उस खर्चे को कम नहीं कर सकेंगे उस खर्चे को। तो इससे सुप्रीम कोर्ट फ्री रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, उसके ऊपर इस बात का दबाव नहीं होगा कि संसद उसका पैसा कम कर देगी, राइट। तो ये संस्था या पोस्ट जिसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना है, जिसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, उसके खर्चे को संचित निधि पर क्या कर देते हैं, हाँ, भारित कर देते हैं। तो किसी व्यय को संचित निधि पर भारित घोषित करना आदि, ठीक है। कुछ अन्य बातें भी हैं जो 110 में सम्मिलित हैं, तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताया। तो 110 में ये मामले शामिल होते हैं। खैर मामले तो आपके यहाँ आरओ में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ प्रक्रिया जरूर आपके यहाँ पूछी जाती है कि धन विधेयक की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में आपके मन में एक सवाल यह भी बन रहा होगा कि भाई धन विधेयक अगर मान लीजिए सर लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा ने उसे क्या कर दिया, 14 दिन तक होल्ड कर दिया, तो आप कह रहे हैं वो स्वतः पारित मान लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि वो सेल्फ पास हो जाएगा, ठीक है। फिर से उसे पारित करने की जरूरत नहीं, यानी राज्यसभा की सहमति की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा और हस्ताक्षर के बाद वो क्या बन जाएगा, अधिनियम का रूप ले लेगा, ठीक है। तो ये था धन विधेयक की प्रक्रिया। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिर से मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे जो कि आरओ के लिए महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। साथ साथ एक सूचना ले लीजिए। सूचना ये है कि हमारे यहाँ उत्कर्ष परिवार में यूपीपीसीएस का एक फाउंडेशन बैच हिंदी मीडियम का चल रहा है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम है और ऑफलाइन भी है, ठीक है। हिंदी मीडियम बैच
ठीक, इसकी फ़ीस जो है वो 25 जून से 25 जून से यानी 25 जून से इसकी फ़ीस बढ़ने वाली है। ये जो बैच चल रहा है अपना यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच का मतलब ये होता है कि इसमें प्रीलिम कम मेंस दोनों के मैटर को कवर किया जाता है, यानी प्री भी पढ़ाया जाता है, मेंस भी पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ इंटरव्यू की भी गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाती है। तो यदि आप पूरा का पूरा अपना फाउंडेशन डेवलप करना चाहते हैं, कंप्लीट फाउंडेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। ये बैच ऑफलाइन मोड में भी है जो कि प्रयागराज के मिश्रा भवन सेंटर से संचालित होता है, साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। लाइव फ्रॉम क्लासरूम का मतलब होता है कि जो बातें हम क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, ऑफलाइन में, उनको आपके लिए लाइव कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम। और इसका जो स्टैंडर्ड का फ़ी है वो 6,000 रुपये है और जो प्राइम का है वो 13,500 रुपये है। ठीक है, तो इसमें एनरोल करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों और देश और समाज के विकास का माध्यम बने। नमस्कार।